ये कहानी है उन मॉन्स्टर्स की जिनके वजूद से ये दुनिया आज भी अनजानी है और जो सदियों से एक दूसरे के खूनी दुश्मन रहे हैं। कहानी की शुरुआत 1944 में होती है जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध में फंसी हुई है। इसी दौरान अमेरिकी पायलट हैंक का विमान दक्षिणी प्रशांत के एक रहस्यमय द्वीप पर क्रैश हो जाता है, लेकिन तभी एक जापानी पायलट का प्लेन भी वहीं पर गिरता है। दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था, इसलिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर दो विशाल हाथ दिखाई देते हैं और पता चलता है कि ये किसी इंसान के नहीं बल्कि एक विशाल जीव के हाथ हैं। इसके बाद कहानी 1973 में पहुंचती है। यहाँ मोनार्क संस्था का सदस्य बिल वेंडा एक सेनेटर को स्कल आइलैंड का मैप दिखाता है। वह बताता है कि इस जगह का जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता है और यहाँ से गुजरने वाले जहाज और विमान कभी वापस नहीं लौटते। पहले सेनेटर मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रूस का सैटेलाइट भी जल्द ही इस जगह की तस्वीरें ले सकता है, तो वह मिशन की मंजूरी दे देता है। इसके बाद बिल, जेम्स कोनाल्ड और सेना की टीम जहाज से द्वीप के पास पहुंचती है। सामने भयानक तूफान होता है, इसलिए सभी हेलीकॉप्टर लेकर उसके अंदर घुस जाते हैं। तूफान पार करते ही वे स्कल आइलैंड पहुंच जाते हैं और जमीन की जांच के लिए बम गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक एक विशाल पेड़ उड़ता हुआ आकर हेलीकॉप्टर से टकराता है और अगले ही पल उनके सामने एक दैत्याकार बानर आ खड़ा होता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे वह और भड़क जाता है। फिर देखते ही देखते वह लगभग सारे हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है। क्रैश के बाद बचे हुए लोग दो हिस्सों में बट जाते हैं। कर्नल पैकार्ड गुस्से में बिल वेंडा से सच पूछता है। तब बिल बताता है कि इस दुनिया में राक्षस मौजूद हैं जो इंसानों से पहले धरती पर राज करते थे। उधर जेम्स कोनाल्ड अपने साथियों से कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो नदी के रास्ते समुद्र तक पहुंचना होगा, क्योंकि उनका जहाज सिर्फ 3 दिन तक उनका इंतजार करेगा। और उसी उम्मीद में सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, इसलिए किसी भी तरह उन्हें समुद्र तक पहुंचकर सिग्नल भेजना होगा। इसी सोच के साथ सब लोग नदी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचते हैं अचानक पानी के अंदर से एक विशाल जीव बाहर निकलता है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि वो गोली चलाने ही वाले होते हैं, लेकिन जेम्स तुरंत सबको रोक देता है। वह साफ कहता है कि कोई फायर नहीं करेगा। हैरानी की बात यह होती है कि यह विशाल जीव उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए आराम से निकल जाता है। इसके बाद वे कुछ पुराने खंडहरों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अगले ही पल कई आदिवासी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों तरफ बंदूकें तन जाती हैं। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी सामने आता है, हैंक, वही अमेरिकी पायलट जिसका प्लेन लगभग 19 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ क्रैश हो गया था। हैंक उन्हें समझाता है कि ये लोग दुश्मन नहीं हैं। फिर वह सबको अपने गांव में ले जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना जहाज खड़ा होता है जो हैंक के यहाँ आने से भी कई साल पहले से मौजूद है। अंदर दीवारों पर उसी विशाल वानर की तस्वीरें बनी हुई हैं। तब हैंक बताता है कि उसका नाम कॉन्ग है और यही इस द्वीप का राजा है। यहाँ के लोग उसकी पूजा करते हैं। हैंक ये भी बताता है कि जब उसका प्लेन गिर गया था तब एक जापानी पायलट भी यहाँ फंसा था और बाद में वे दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन जमीन के नीचे रहने वाले खतरनाक जीवों ने उसके दोस्त को खा लिया, जिन्हें वह खोपड़ी वाले दानव कहता है। हैंक बताता है कि इन्हीं दानवों में एक भयानक दानव भी था जिसने कॉन्ग की पूरी जाति खत्म कर दी। अब सिर्फ कॉन्ग ही बचा है। अगर कॉन्ग मारा गया तो ये राक्षस पूरे द्वीप को तबाह कर देंगे। फिर भी लोग पूछते हैं कि कॉन्ग ने उन पर हमला क्यों किया, तो हैंक समझाता है कि उन्होंने उसके घर पर बॉम्ब गिराए, ऊपर से उन्हीं धमाकों के नीचे सो रहे दैत्यों को भी जगा दिया। असल में कॉन्ग ने उन जीवों को रोककर उनकी जान बचाई थी। इसके बाद हैंक कहता है समुद्र तक पैदल पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन उसके पास एक पुरानी नाव है। अगर उसे ठीक कर लिया जाए तो 3 दिनों में वहां पहुंचा जा सकता है। उधर दूसरी तरफ पैकार्ड, बिल और बाकी सैनिक जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक विशाल मकड़ा उन पर हमला कर देता है, लेकिन वे उसे मार गिराते हैं। तभी हमें चैपमैन को दिखाया जाता है जिसका हेलीकॉप्टर कहीं दूर जाके क्रैश हुआ था। नदी के पास पानी पीते समय वह सामने कॉन्ग को देखता है। कॉन्ग उसे नोटिस भी नहीं करता और आराम से पानी पीने लगता है। तभी अचानक एक विशाल ऑक्टोपस उस पर हमला कर देती है, लेकिन कॉन्ग कुछ ही सेकंड में उसे मारकर खा जाता है और वहां से चला जाता है। डरा हुआ चैपमैन एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन वो पेड़ नहीं बल्कि एक अजीब जीव होता है
जो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके सामने वही दैत्य आ चुका था और वह चैपमैन को मार देता है। इसी दौरान गांव में सब लोग मिलकर नाव की मरम्मत में लग जाते हैं। वहीं मैसन जो पेशे से फोटोग्राफर है आसपास की चीजें देख रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वहां गांव की सीमा के पास बनी उस विशाल लकड़ी की दीवार की दूसरी तरफ जाती है तो उसे अपना क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जो एक विशाल जंगली भैंसे के ऊपर फंसा हुआ होता है। मैसन उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन हेलीकॉप्टर इतना भारी होता है कि वह कुछ नहीं कर पाती। तभी अचानक हेलीकॉप्टर उठने लगता है क्योंकि कॉन्ग वहां पर आ चुका था। मैसन डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाती है लेकिन कॉन्ग उस पर हमला नहीं करता। अगले दिन सभी लोग नाव लेकर द्वीप की दूसरी ओर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक उनका रेडियो काम करने लगता है। दूसरी तरफ पैकार्ड की टीम होती है। बिल अब जिंदा नहीं बचा इसलिए कर्नल पैकार्ड ही सब कुछ संभाल रहा होता है। तभी ऊपर से खतरनाक पक्षी का झुंड हमला कर देता है। उनमें से एक पक्षी उनके साथी को उठा ले जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों टीमें मिल जाती हैं लेकिन जहाज की तरफ जाने की बजाय पैकार्ड पश्चिम की ओर जाने की जिद पकड़ लेता है। वह कहता है कि उसका आदमी चैपमैन अभी भी कहीं जिंदा हो सकता है। हैंक तुरंत मना करता है और चेतावनी देता है कि पश्चिम की तरफ वो खोपड़ी वाले दानव रहते हैं, लेकिन पैकार्ड किसी की भी नहीं सुनता और जेम्स के साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है और जेम्स को भी साथ चलने के लिए मजबूर कर देता है। इसी दौरान वे सब एक भयानक घाटी में पहुंचते हैं जहां हर तरफ विशाल कंकाल बिखरे पड़े होते हैं। हैंक बताता है कि ये कॉन्ग के माता पिता हैं, वो लोग उन्हीं हड्डियों के बीच होते हैं। तभी अचानक उन पर वो दैत्य हमला कर देते हैं। ऊपर से वही खतरनाक पक्षी भी लौट आते हैं। बड़ी मुश्किल से सभी मिलकर इन जीवों से बच पाते हैं। हैंक बार बार पैकार्ड से यहाँ निकलने को कहता है लेकिन तभी जेम्स उसे चैपमैन का लॉकेट दिखाता है जो एक मरे हुए दानव के पेट से निकला था। इससे साफ हो जाता है कि चैपमैन अब नहीं रहा, लेकिन पैकार्ड का असली इरादा कुछ और होता है। वह बताता है कि उसे चैपमैन नहीं चाहिए बल्कि उसके हेलीकॉप्टर में रखा गोला बारूद चाहिए। वह कॉन्ग को मारना चाहता था। यह सुनकर हैंक हैरान रह जाता है। जेम्स भी समझाने की कोशिश करता है कि कॉन्ग दुश्मन नहीं है, असली खतरा वो दानव हैं, लेकिन पैकार्ड गुस्से में अंधा हो चुका था। आखिर जेम्स फैसला करता है कि वह बाकी लोगों को लेकर जहाज की तरफ जाएगा और सही वक्त पर पैकार्ड को रोकने की कोशिश करेगा। उधर पैकार्ड अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर सारा गोला बारूद इकट्ठा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और सेमन बाकी लोगों को आगे भेजकर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं ताकि जहाज का पता लगाया जा सके। रात हो चुकी होती है। तभी अचानक उनके सामने कॉन्ग आ खड़ा होता है। पहले तो दोनों घबरा जाते हैं लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि कॉन्ग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैसन तो पहले भी उससे मिल चुकी थी और अब दोनों महसूस करते हैं कि ये विशालकाय जीव उतना डरावना नहीं जितना लोग समझते हैं। लेकिन तभी दूर जंगल के अंदर एक जोरदार धमाका गूंजता है। जेम्स और सेमन तुरंत समझ जाते हैं कि ये पैकार्ड का काम है और आवाज सुनते ही कॉन्ग भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगता है जहां उसके लिए एक बेहद खतरनाक जाल पहले से तैयार किया गया है। जैसे ही कॉन्ग पहुंचता है पानी में एक विस्फोट होता है क्योंकि पानी में उन लोगों ने फ्यूल मिला दिया था और कॉन्ग आग की चपेट में आ जाता है और आग की वजह से कॉन्ग बेहोश होकर गिर पड़ता है। पैकार्ड अब आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा होता है। वह बमों का इस्तेमाल करके कॉन्ग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, लेकिन तभी जेम्स, मैसन और हैंक वहां पहुंच जाते हैं। वे पैकार्ड को रोकने की कोशिश करते हैं और बंदूकें भी तान देते हैं। पैकार्ड अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन्हें मार दो, लेकिन इस बार उसके अपने लोग भी उसका साथ नहीं देते। अब सबको समझ आ चुका था कि असली खतरा कॉन्ग नहीं है और तभी अचानक पानी के अंदर से वही विशाल जीव बाहर निकल आता है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। पैकार्ड को छोड़कर वो अभी भी वहीं खड़ा था कॉन्ग को मारने के लिए, लेकिन तभी कॉन्ग को होश आ जाता है और कॉन्ग पैकार्ड को हाथ से कुचल देता है। इसके बाद शुरू होती है कॉन्ग और उस राक्षस के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई। उधर बाकी लोग अपनी नाव तक पहुंच गए थे, लेकिन वो दानव उन पर हमला कर देता है। तभी कॉन्ग उसके ऊपर फिर से टूट पड़ता है और दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी दौरान मैसन पहाड़ी पर चढ़कर फ्लेयर गन चला देती है ताकि समुद्र में खड़े जहाज भी उनका सिग्नल देख सकें। लड़ाई के बीच कॉन्ग एक विशाल जंजीर में उलझ जाता है। मौका देखकर स्कॉलर उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी इंसान गोलियां चलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं।
वह उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कॉन्ग खुद को आज़ाद कर लेता है। ये किसी पुराने जहाज की भारी जंजीरें होती हैं जिसके साथ एक बड़ा ब्लेड भी जुड़ा होता है। कॉन्ग उसी ब्लेड से उस दैत्य को बुरी तरह घायल कर देता है। इसी अफरा तफरी में मैसन पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे डूबने नहीं देता और सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। तभी वो घायल दानव आखिरी बार उस पर हमला करता है, मगर इस बार कॉन्ग उसे खत्म करके हमेशा के लिए उसका अंत कर देता है। इसके बाद कॉन्ग मैसन को नदी के किनारे छोड़ देता है। वहीं जेम्स भी पहुंच जाता है। मैसन जिंदा होती है और दोनों चुपचाप कॉन्ग को वापस जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं। वहीं हैंक, जो 1944 में इस द्वीप पर फंसा हुआ था, करीब 30 साल बाद आखिरकार अपने परिवार से मिलता है। इतने साल बाद अपने बेटे और पत्नी को देखकर उसकी खुशी साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रेडिट के बाद जेम्स और मैसन को मोनार्क के गुप्त दफ्तरों में लाया जाता है। वहाँ ब्रुक्स और सेना उन्हें बताते हैं कि कॉन्ग अकेला टाइटन नहीं है। फिर भी उन्हें पुरानी पेंटिंग्स दिखाते हैं जिसमें गॉडजिला और घिडोराह जैसे विशाल जीव नजर आते हैं। इसमें साफ हो जाता है कि दुनिया में ऐसे और भी कई दैत्य मौजूद हैं और मोनार्क का काम इन्हीं रहस्यमय जीवों पर नजर रखना है। और हमारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ।